हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर। इसके अंदर सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। फर्स्ट उन्होंने क्या लिख रखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्या होंगे, कंपल्सरी होंगे। और हमारा जो पेपर है उसके अंदर 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जिसके 4 सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन जो ए है उसके अंदर 20 क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन ए के अंदर हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 1 मार्क। यानी कि टोटल हमारा सेक्शन जो ए है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। और कितने मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। तो सेक्शन जो बी है वो कितने नंबर का हो गया, 12 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी के अंदर 8 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। यानी कि सेक्शन सी हमारा कितने नंबर का हो जाएगा, 24 का। सेक्शन जो डी है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। तो सेक्शन डी भी कितने नंबर का हो जाएगा, 24 का। इसमें सबसे लंबे जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन डी के अंदर होते हैं और यहाँ से हमें इंटरनल चॉइस भी मिलती है। शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से, जहां पे हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क ईच। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए। सेक्शन ए के बाद ये 20 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से 12, यहाँ पे जाके हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन जो बी स्टार्ट होगा उसके अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, सेक्शन बी के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन खत्म होने के बाद सेक्शन सी स्टार्ट होगा जिसके अंदर 8 क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल चॉइस है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर चॉइस नहीं है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। देन 6th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंटरनल चॉइस है, 7th में नहीं है। फिर 8th क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस नहीं है। फिर डी सेक्शन यानी कि लास्ट सेक्शन स्टार्ट होगा जिसके सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन के अंदर नहीं है, थर्ड के अंदर इंटरनल चॉइस है, फोर्थ के अंदर है, फिफ्थ के अंदर भी नहीं है और 6th के अंदर भी नहीं है। यानी कि ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन हमारे पास कैसी चॉइस है, इंटरनल चॉइस है। शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है 11/2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की। तो मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की और 5 की पावर को सेम करेंगे। तो 5 की पावर 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11/2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 5 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 यानी कि 25 और ये हो जाएगा 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। यहां से 11 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 2 275 डिवाइडेड बाय 2 और 5 की पावर सेम है तो 2 और 5 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और पावर इकट्ठी लग जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब। 10 का क्यूब यानी कि 1000, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी हमारे पास जीरो लग जाती है। हमें डेसिमल में निकालना है तो जितनी जीरोज हैं उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो ये सॉल्व हो क्या जाएगा 0.275। तो हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है 60 स्टूडेंट्स की, हमें क्या निकालनी है, अपर लिमिट निकालनी है किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकालने तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास हाइट है, ये 150 155, ये हमारी टेबल थी। हमें यहाँ से क्या निकालना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे 13 और 15 को। 13 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। 28 में 10 ऐड करेंगे तो 38। 38 में 8 ऐड करेंगे तो 46। 46 में 9 ऐड करेंगे तो 55। 55 में 5 ऐड करेंगे तो 60। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, 60। हम 60 का क्या करेंगे, हाफ, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, मीडियन की अपर क्लास निकालनी है। तो हाफ करने के बाद कितना हो जाएगा 30। और जो 30 है वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करता है, 30 जो वो 38 तक की रेंज के अंदर लाई करता है। तो 38 के सामने जो हमारी क्लास होगी, मीडियन क्लास, वो ये होगी। और हमें मीडियन क्लास की क्या निकालनी है, अपर लिमिट निकालनी है। तो अपर लिमिट कौन हो जाएगा, 165। तो हमारा आंसर कौन होगा, 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होता है, 10। और 10 क्या एक
कंपोजिट नंबर रहता है, यानी कि 10 क्या होगा, 2 नंबर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और सेकंड क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, 4। तो ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और ये कौन हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 10 यहाँ 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 2 4, अगेन 2 से 5 एज इट इज, 2 1 2, फिर 5 से 5 1 5 और 1 1 1, 5 5 2 10, 10 2 20। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 20 आया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरीके से कि जो 2 लाइंस हैं, जो लाइंस पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर लाइंस को पैरेलल करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। हम यहां से अपने कोफिशिएंट लेंगे, a1 की वैल्यू 3, x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू -1, y का कोफिशिएंट और c1 की वैल्यू -5 कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू 6, x का कोफिशिएंट, b2 की वैल्यू -2, y का कोफिशिएंट और c2 की वैल्यू -p कांस्टेंट टर्म। और ये नॉट इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल टू होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 जो टर्म्स हैं इन दोनों से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये माइनस से यहाँ माइनस वाला कैंसिल आउट और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा 1/2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 5/p, यानी कि इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 5 की 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 और बीच में किस का साइन है, नॉट इक्वल टू का, यानी कि p की वैल्यू जो है 10 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी p की वैल्यू के लिए मेरी दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक ट्रायंगल दी हुई है एबीसी, जिसका राइट एंगल किसके ऊपर है, सी के ऊपर है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec a प्लस b की। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये सी एंगल है जो 90 डिग्री का, ये ए और ये बी। हमें एंगल के अंदर कितना एंगल फाइंड आउट करना है, a प्लस बी, तो हम a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टोटल एंगल कितना हो जाता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सी की वैल्यू, अकेले की वैल्यू कितनी है, 90, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 इज इक्वल टू 180। एंगल a प्लस एंगल b कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी कि एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू कितनी होगी, 90। अब हम sec a प्लस बी यानी कि sec 90 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। sec a प्लस बी, sec जो 90 होता है यानी कि sec 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो sec 90 के ऊपर हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा की ये चीज गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा। यहाँ पे sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना है वो देखिए, हमें फाइंड आउट करना है tan। इसका मतलब हमें tan बनाना पड़ेगा, tan हमारे पास नहीं है। tan की वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि sin के डिवाइड में कौन चाहिए, कॉस। तो हम दोनों इक्वेशन राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में किससे से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से। साइन के डिवाइड में कॉस जाएगा तो साइन बाय कॉस tan थीटा, प्लस कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट होके 1 इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल आउट होके √2। tan थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी √2 माइनस 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन अल्फा की वैल्यू है √3/2, यानी कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 और कॉस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 0। हमें फाइंड आउट करना है बीटा माइनस अल्फा, यानी कि हमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है। √3/2 साइन कब वैल्यू देता है, साइन 60 पे जो वैल्यू आती है वो √3/2 आती है, यानी कि √3/2 का साइन 60 लिख सकते हैं। कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू 0 और कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि 0 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। हमें फाइंड करना था बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा यानी कि 90 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक लाइन सेगमेंट है और किन पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, 8, -9, 2, 3, यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट की वैल्यू है 8, -9 और बी पॉइंट है 2, 3। वो कहता है एक पॉइंट है, वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, वो इस लाइन को किस में डिवाइड करता है, 1:2 के अंदर डिवाइड करता है। तो हमें इस पी पॉइंट के क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और फिर हमें ये बताना होगा कि वो कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे।
पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 की मल्टीप्लाई पी वाले के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इस साइड वाले जो रेशियो है इसकी मल्टीप्लाई ए वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 3। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 बाय 3, 16 2 18, 18 बाय 3 यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। वाई की वैल्यू सेम ऐसे ही निकलेगी, 1 की मल्टीप्लाई बी के वाई कोऑर्डिनेट के साथ 3, 2 की मल्टीप्लाई एक्स के वाई ए वाले वाई कोऑर्डिनेट के साथ यानी कि माइनस की 2 8 जा 2 9 जा 18 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2 2 3 क्योंकि 2 + 1 3 इक्वल टू 18 में से 3 माइनस करेंगे माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 3 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5 यानी कि पी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 6, -5 और जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो वो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है 4th क्वाड्रेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, पी के पॉइंट की वैल्यू है -3 -4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन यूनिट इज, हमें वो फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से। ये लीजिए हमारा टेबल होगी, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -4 यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव तो 4th क्वाड्रेंट। मान लीजिए यहाँ -3 और यहाँ -4 है तो ये को पॉइंट जो होगा ये हमारा कितना हो जाएगा -3, -4। हमें एक्स एक्सिस से इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ कट कर रही है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी -3, और हमारा दूसरा पॉइंट का -3, -4। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा √ एक्स कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट इसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट कौन है 0 उसका स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा √ माइनस माइनस प्लस माइनस का 3a और माइनस माइनस प्लस 3a इसका स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 0 और माइनस के 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 16 से रूट में वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। रूट में वैसे तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हमारा ऑप्शन कितना करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू m/3, 5 द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और वो क्या है मिड पॉइंट है क्यू और आर से मिलने वाली लाइन का। तो ये क्यू और आर से मिलने वाली लाइन है, क्यू कोऑर्डिनेट है -6, 7 और आर कोऑर्डिनेट है -2, 3 और ए जो है वो मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू है m/3, 5। तो ये ए की वैल्यू है। इसको मिड पॉइंट से मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी 1 की मल्टीप्लाई आई के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ प्लस यहां वाले 1 की मल्टीप्लाई क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ यानी कि -6 डिवाइडेड बाय दोनों का सम यानी कि 1 और 1 2 m/3 इक्वल हो जाएगा -6 और -2 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 m/3 की वैल्यू कितने आ गई -4 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब तक के जो 10 क्वेश्चंस थे वो 1 मार्क्स के थे और उनके अंदर आपको क्या दिए हुए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑप्शंस दिए हुए थे जहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अब की बार जो 10, 11 to 20 जो क्वेश्चन है वे 1 मार्क्स के तो है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके वहां पे रखनी है। 11th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है गिवन फिगर का। अब गिवन फिगर ही देखिए, गिवन फिगर क्या है, ऊपर हमारे पास एक कोन है, नीचे एक सिलेंडर है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कोन का तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा और साथ में क्या होगा सिलेंडर का बेस भी काउंट करना पड़ेगा हमें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा πr/l प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का यानी कि 2πr/h प्लस में क्या बेस कौन एक सर्कल है और सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा πr²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस फिगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है। पहले सेकंड पार्ट देखते हैं और के बाद वाला, ये ज्यादा इजी है। हमें क्या दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल है px और उसको ग्राफ के ऊपर डिफाइन किया गया है
और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जहां वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे होती है, और एक्स एक्सिस के वे कोऑर्डिनेट ढूंढने में जहां पे y की वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि ये ग्राफ जहां जहां x को कट करेगा वो हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो एक बार तो इसने यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 1 2 3 4 और 5 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 5। और से ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है हमें वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लीजिए इसका एक रूट a है तो सेकेंड रूट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/a होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास रूट भी नहीं है, हम रूट फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जहां से हम रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं वो हमें पता क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस हमने क्या माने, एक a और एक उसका रेसिप्रोकल कौन होगा, 1/a। c की वैल्यू कितनी है, 3, और a की वैल्यू कितनी है, k-1। तो ये हो गया k-1, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k-1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो k-1 इक्वल टू कौन है, 3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + 1 यानी कि 4। तो हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल है ABC, इन दोनों का हमारे पास पैरामीटर गिवन है कितना, 35 और 45। तो जो ट्रायंगल ABC है उसका पैरामीटर जो है वो हमें कितना गिवन है, 35, और ट्रायंगल PQR का पैरामीटर कितना गिवन है, 45। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किनके, एरियाज का। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, वो क्या हो जाएगा, पैरामीटर ट्रायंगल ABC का डिवाइडेड बाय पैरामीटर ट्रायंगल PQR का, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो पैरामीटर ABC ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 35, PQR का कितना, 45, और इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 35 है और डिवाइडेड बाय 45 और उसका स्क्वायर। 35 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा और 5 9 जा 45, तो हो जाएगा 7/9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 9 का स्क्वायर 81। तो ट्रायंगल का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 49:81। नेक्स्ट हमारे पास 14th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म गिवन है, हमें बीच की दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, और एक इसमें है AP में है। तो फर्स्ट टर्म 2, सेकंड फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म 26 और फोर्थ फाइंड आउट करनी है। AP के अंदर है तो फर्स्ट टर्म A1 कौन होगी, 2। A3 की वैल्यू कितनी है, 26। A3 क्या होता है, A + 2D इक्वल टू 26। तो A + 2D कितना हो जाएगा, 26। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। 2 + 2D इक्वल टू 26। 2 सिर्फ जाके माइनस हो जाएगा तो 24। D की वैल्यू निकालने के लिए 2 को डिवाइड में भेज देंगे, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई, 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है, A2 क्या होगा, A + D। A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 12, यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो सेकंड ब्लैंक के अंदर कौन आ जाएगा, 14। फिर हमें फाइंड आउट करना है A4 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म + D, या फिर ये कह सकते हैं A + 3D। A की वैल्यू कितनी है, 2, 3D यानी कि 3 × 12, 2 + 12 3 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो फोर्थ ब्लैंक के अंदर हमारे पास, सेकंड ब्लैंक के अंदर हमारे पास कितना आएगा, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक नंबर हमें चूज करना है इस पूरी सीरीज के अंदर से, जहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने में कि उस नंबर का जो स्क्वायर हो लेस देन क्या हो, 1 या फिर इक्वल टू 1 हो। 1 और 1 से छोटा स्क्वायर क्या होगा, या तो -1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, या 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, या फिर 0 का स्क्वायर 0। ये क्या है, या तो इक्वल टू 1 है या फिर क्या है, लेस देन 1 है। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर फेवरेबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल कितने हो गए, 3, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 5 10 और 1 11, यानी कि 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/11। यहाँ पे हमारे 1 चॉइस के सारे क्वेश्चंस
अभी खत्म नहीं हुए, अभी 4 क्वेश्चंस बाकी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें भी आंसर निकालने हैं। अभी तो हमें फिलअप करना था, लेकिन हमें आंसर फाइंड आउट करना है। हमें 2 नंबर दिए हुए हैं 0.25 एंड 0.32। इनके बीच में एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। रैशनल नंबर वो होगा जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने वाला इनके बीच में नंबर 0.29 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसका मतलब ये नंबर कैसा है, रैशनल। एक नंबर इरैशनल फाइंड आउट करना है, यानी कि जो टर्मिनेट ही ना हो, रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना हो। ऐसे नंबर हम लिख सकते हैं 2, 9, 1, 8, 4, 3, 2, 3, 6, 0, 1, 2, 3। इस तरीके से जो नंबर होगा ये ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट होगा, यानी कि एक ऐसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमें फिगर दी हुई है। इस फिगर के अंदर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है ए बी की, और इस फिगर के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो ये एंगल है, इसको इस पे देखते हैं। वो कहता है जो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी और बी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल सी डी ए के, यानी कि इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो हम 2 ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए सी बी और एक ट्रायंगल लेंगे हम सी डी ए। तो एक तो हमारे पास एंगल ये, मान लीजिए इसका नाम 1 और इसका नाम 2, तो एंगल 1 यहां से और एंगल 2 यहां से इक्वल हो गए। एक एंगल ए ये स्मॉलर ट्रायंगल के अंदर भी है और ये बिगर ट्रायंगल के अंदर भी है, तो एंगल ए बी क्या है, कॉमन है। तो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये ए से क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अगर ये ए से सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेशियो देखते हैं हम किस तरीके से रेशियो लेंगे इनका। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा ए सी बाय ए डी, यानी कि ए सी बाय ए डी। तो ए सी डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, ये ए बी बाय ए सी के, यानी कि ये हो जाएगा ए बी, यहां से ए बी और हो जाएगा ए सी। तो ए बी डिवाइडेड बाय ऑफ ए सी, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए बी की। तो ए डी को उस तरफ डिवाइड में भेज देंगे, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी डिवाइडेड बाय ऑफ ए डी। ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और ए डी की वैल्यू कितनी है, 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर, और हम पी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। मान लीजिए इसका नाम टी है और ये सेंटर ओ है, और जो सेंटर के साथ जो ये टेंजेंट एंगल बनाती है वो कितना है, टोटल 60 है। तो हमें पता है जो सेंटर से जो लाइन पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे डाली जाती है वो क्या हो जाती है, उसका एंगल को हाफ कर देती है। तो ये टोटल एंगल कितना बच जाएगा, 30। हमें फाइंड आउट करना है ओ पी। तो हम इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल इस तरीके से है। हमें ये भी पता है कि जो रेडियस होते हैं वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल है। ये टी, ये ओ, ये पी, ये एंगल 30, ये रेडियस आर। टेंजेंट के बिल्कुल 90 डिग्री के सामने कौन होती है, हाइपोटेन्यूस। जहां एंगल होता है वो कौन होता है, बेस, और बची हुई चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर। हमें फाइंड आउट करना है क्या, ओपी। जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। नीचे कौन है, ओटी, यानी कि रेडियस गिवन है, इक्वल टू ओपी क्या है, हाइपोटेन्यूस, ओटी क्या, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसैक, और एंगल कितना है, 30। तो ओपी, ओटी की वैल्यू कितनी होगी, आर। कोसैक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r। तो हमारे पास यहां से ओपी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ 2 concentric circles are 4 and 5. Find the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle. सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। पहले 2 concentric circles लेंगे, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट है। तो ये बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी। यहां से रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, तो छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। पर हमारे पास तो ये ट्रायंगल हाफ है, और हमें पता है कि जो ये कॉर्ड ए बी है ये इस रेडियस के द्वारा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है। तो ए पी इक्वल टू पी बी। अगर हम ए पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ए बी क्या हो जाएगा, ए पी का ट्वाइस।
तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पी का ट्वाइस, तो ए बी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू, इस ए पी को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस लगाने के लिए हमें ए पी वैल्यू चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है, सामने हाइपोटेन्यूस होगा, तो 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 16 यानी कि 9, और ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ए पी की वैल्यू 3 है और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कौन आ जाएगा ए बी, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 6। तो यहां से हमारी जो टेंजेंट होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6, या फिर ये कहें कि जो कॉर्ड है ए बी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एपी की 3 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म बी, सेकंड टर्म सी और थर्ड टर्म ए बी। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है ए बी, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, बी रेशियो सी। ये एपी की टर्म्स है और हमें पता है कि 2 टर्म्स सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ए सी में से क्या माइनस करेंगे बी, तो कॉमन डिफरेंस कौन आ जाएगा डी, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कौन आएगा डी। दोनों कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होंगे क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो सी माइनस पी इक्वल टू 2b माइनस सी उस तरफ जाके प्लस का 2c और ये भी उस तरफ जाके प्लस का 2b प्लस b यानी कि 3b। तो हमें क्या निकालना है, b का रेशियो c के साथ, तो ये 3 इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा 2/3 और ये c उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा तो b/c, तो b रेशियो c कितना आ गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स इक्वल है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर रूट्स इक्वल है तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का b प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0, माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितने 2√2 इंटू के इसका स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 18 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, अगेन √2 का स्क्वायर 2 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 18 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 एंड 7 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 के स्क्वायर माइनस का 72 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल टू 72, के स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी 72/8 यानी कि 9, 8 1 8 8 9 72, के की वैल्यू कितना हो जाएगी √9 यानी कि प्लस माइनस 3, तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3। इसके साथ हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है जहां पे मार्क्स जो थे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन दिस विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। वो कहता है हमें फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर फाइंड आउट करनी है 102 and 998 के बीच के जो किससे डिविजिबल हो, 2 से और 5 दोनों से डिविजिबल हो। अगर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होंगे, दोनों के एलसीएम से होंगे, और एलसीएम 5 और 2 का कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 से डिवाइड होने वाले इनके बीच के सारे नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। 10 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 110 और यहां से जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा 990। 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर कौन होगा 120, इस तरीके से चेंज होते जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएगी एक एपी बन जाएगी जिसकी फर्स्ट टर्म कौन है 110 यानी कि 110, कॉमन डिफरेंस कौन हो जाएगा 10 और लास्ट टर्म an कौन है 990। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हमारा n, an के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 990 इक्वल टू a1 की वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस कौन है 10। ये 110 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 990 माइनस 110 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से 9 माइनस होगा तो 8 और 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। ये 10 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 880 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू n माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 88 इक्वल टू n माइनस 1 और n की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, 88 प्लस 1 तो n कितना हो गया 89, यानी कि 89 टर्म्स होंगी जो क्या होंगी 10 से डिवाइड 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी और 101 और 998 के बीच में लाई करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल है वो किसको सर्कल कर रहे, एक सर्कल करो वो क्या एक स्क्वायर है। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये एक रेक्टेंगल बना लिया हमने और इसके अंदर क्या एक सर्कल है, तो ये हमारा इस रेक्टेंगल के अंदर क्या हो गया एक सर्कल हो गया। रेक्टेंगल के पॉइंट्स ले लेंगे A, B, C और D। सर्कल के साथ जो
रेक्टेंगल जो टच कर रही है वो पॉइंट है P, ये पॉइंट Q, ये R और ये S। हमें पता है A जो है वो टेंजेंट है AS और AP, दो टेंजेंट डल रही है A से, तो AP किसके इक्वल हो जाएगा AS के। सिमिलरली B से दो टेंजेंट डल रही है BQ और BP, तो BP इक्वल हो जाएगा BQ के। C से दो टेंजेंट डलेंगी CR और CQ, तो CR इक्वल हो जाएगा CQ के। सिमिलरली D वाला क्या होगा, DR इक्वल टू DS। राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के। लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड ऐड होगी। AP प्लस BP, AP और BP ऐड होगा तो कितना हो जाएगा AB प्लस CR और DR ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे CD इक्वल टू AS और DS ऐड हो जाएगा, AS और DS क्या हो जाएगा AD प्लस BQ और CQ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा BC। अब देखिए AB रेक्टेंगल है तो AB किसके इक्वल होगा DC के, तो DC की जगह मैं क्या रख दूंगी AB। सिमिलरली AD किसके इक्वल होगा BC के, तो AD की जगह क्या हो जाएगा, BC की जगह क्या रख देंगे AD। 2AB इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल आउट, AB किसके इक्वल हो गया AD के। अब देखिए AB किसके इक्वल था DC के, लेकिन ये किसके इक्वल दिखा दिया हमने AD के, और AD एक्चुअल में किसके इक्वल है BC के। तो इसका मतलब सारी की साइड क्या होगी इक्वल होगी। तो ये जो ABC जो है ABCD जो है ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये में फिगर दी गई है जहाँ पे DEF और G क्या एक स्क्वायर है। एंगल BAC किसके इक्वल है 90 के, यानी कि एंगल BAC ये कितना है 90 है। हमें शो करना है FG स्क्वायर इक्वल टू क्या है BG मल्टीप्लाई बाय FC। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी। एक ट्रायंगल हम क्या लेंगे ADE, यानी कि AD और E, क्योंकि हमें क्या चाहिए FG। तो एक तो हमें क्या चाहिए FG ये वाली C, और FG किसके इक्वल है DE के, तो FG की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं DE का स्क्वायर इक्वल टू BG मल्टीप्लाई बाय FC। तो इसलिए हमने क्या ट्रायंगल यूज किया, ये वाली ट्रायंगल यूज किया। दूसरे वाली ट्रायंगल यूज करेंगे FEC, यानी कि ये हो गया FEC, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो चाहिए BG, और BG किसके इक्वल होगा FC के इक्वल होगा, और एक कौन चाहिए FC मतलब BG SC के इक्वल होगा। तो BG और FC में तो ये अलग अलग साइड चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे हमारा। सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल A और एक एंगल F, ये दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ADE के अंदर एंड ट्रायंगल हमारे पास इस ट्रायंगल से तो सिर्फ एक ही साइड मिलेगी FC, और इस वाली ट्रायंगल से हमारे पास दूसरी साइड कौन मिलेगी BG। तो इसका मतलब हमें तीन ट्रायंगल यूज करनी पड़ेंगी, एक ट्रायंगल ये वाली, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली। तो फर्स्ट ट्रायंगल हम क्या लेंगे ADE, और उसको किसके साथ लेंगे GBD के साथ, GBD के साथ, ताकि हम क्या कर सके इस वाले ट्रायंगल से साइड BD और इस वाले ट्रायंगल से साइड BG को ले सके। तो यहां से कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम G B और D, और इन दोनों को क्या दिखा देंगे सिमिलर ट्रायंगल दिखा देंगे। सिमिलर ट्रायंगल दिखा देंगे तो इसको हम आगे काम कर सकते हैं। ABD के अंदर एंगल A और GBD के अंदर एंगल G, ये दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। और देखिए ये जो ट्रायंगल हमारे पास दी गई है और ये वाली जो ट्रायंगल है, अब इसके अंदर हमें एक एंगल और दिखाना पड़ेगा जो कि क्या हो इक्वल हो। हमारे पास एंगल तो कोई इक्वल नहीं दिया हुआ, लेकिन हम यहां से क्या करेंगे हमारी फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ रिजल्ट लगाएंगे। वो रिजल्ट क्या कहता है कि एक ट्रायंगल के अंदर थर्ड साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, वो लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट क्या करता है उन दोनों को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा दूसरा प्रूफ मिल जाएगा, जहां से हम क्या बता सकते हैं कि ट्रायंगल ADE किसके सिमिलर है एंगल ट्रायंगल GBD के। सिमिलरली ये वाली जो ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर हो जाएगी। तो ट्रायंगल ADE
किसके भी सिमिलर होएगी, ट्रायंगल FEC के। और इन दोनों के ट्रायंगल अगर ये सिमिलर है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा कि एक ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी। तो ट्रायंगल GBD सिमिलर होगी ट्रायंगल FEC के। तो FEC के अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, हमारा रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों की जो साइड की जो रेशियो है वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। फर्स्ट ट्रायंगल से हम साइड लेंगे GD, सेकेंड ट्रायंगल से हम साइड लेंगे FC, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, दूसरी साइड के रेशियो के, यानी कि GB ये वाली साइड डिवाइडेड बाय FE ये वाली साइड के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, GD मल्टीप्लाई FE इक्वल हो जाएगा GB मल्टीप्लाई बाय ऑफ FC। GD मल्टीप्लाई FE इक्वल हो जाएगा GB मल्टीप्लाई बाय FC। लेकिन क्या स्क्वायर है, स्क्वायर है तो GF किसके इक्वल है, DE के, और किसके भी इक्वल है, GD के, और किसके भी इक्वल है, FE के। तो GD और FE की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, FG, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, FG प्रूफ करना है। तो FG मल्टीप्लाई बाय FG इक्वल हो जाएगा GB मल्टीप्लाई बाय FC, और FG की मल्टीप्लाई FG स्क्वायर इक्वल टू GB मल्टीप्लाई बाय ऑफ FC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर एक एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर डाला गया है। और हमेशा पता है कि परपेंडिकुलर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये A, ये B और ये C। तो AD किसके इक्वल होगा, DC के। ये चीज फर्स्ट। सेकेंड, अगर ये इसको 90 डिग्री पे एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगी। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, तो हम इनके ऊपर हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सेकेंड, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो CB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के। और हमें प्रूफ क्या करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के 4 टाइम के इक्वल प्रूफ करना है क्या हमें, 3 टाइम ऑफ वन साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम एक ही रिजल्ट यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। BD किसके इक्वल हो जाएगा, AD के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। ओ, ये तो हमारे पास DC था, तो DC को तो हम चेंज नहीं कर, BD था, BD तो हमारे पास एल्टीट्यूड था, तो BD को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो BD का स्क्वायर। हमारे पास AD को चेंज कर सकते हैं। AD जो है वो क्या है, हाफ ऑफ AC। तो AD स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, AC का हाफ, यानी कि AC डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस BD स्क्वायर। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम यहां लेंगे तो AC स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर के। 4 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 4AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, AC स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर के। AC स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, AB के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो AC की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, AB। तो 4AB स्क्वायर, AC स्क्वायर उस तरफ से इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 4BD स्क्वायर। 4AB में से 1AB माइनस होगा तो 3AB स्क्वायर, और यहाँ कौन है, 4BD स्क्वायर, तो 4BD स्क्वायर। तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इससे हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, फिगर गिवन है। ये एक फिगर है जिसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल B के ऊपर है, C के ऊपर एंगल थीटा है, और ये हमारे पास A है। वो कहता है गिवन फिगर के अंदर अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस 30 डिग्री हो जाए, जहाँ पे थीटा और 3 थीटा माइनस 30 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 30 डिग्री,
अब कोस से साइन कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन साइन से साइन और कोस से कोस कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस के अंदर। कोस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 30 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री इस तरफ आके प्लस का 120 और थीटा उस तरफ जाके प्लस का, तो 4 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 3 12 और 0। तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट के अंदर उसने क्या कहा है कि हमें क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करके बताना है। अगर जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी हो जाए, 200 मीटर हो जाए। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द रॉप, लेंथ ऑफ द रॉप फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी यहां से मिल गई, कितनी है, 30 डिग्री। तो थीटा तो हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द रॉप कितनी है, AC। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम रखते हैं ऊपर। जो हमें गिवन है, गिवन कौन है, हाइट, वो कितनी है, AB इज इक्वल टू, ये थीटा यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, कोसैक, और कोसैक कौन है, 30। AC डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू 200 और कोसैक 30 कितना हो जाएगा, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 400 मीटर। यानी कि जो लेंथ ऑफ द रोप है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जयंती थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। जयंती ने एक पेयर ऑफ डाइस फेंका, रिकॉर्ड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन द डाइस। और जो डाइस के ऊपर जो नंबर आए उनकी क्या करी, प्रोडक्ट कर दी। पीहू थ्रो 1 डाइस, पीहू ने भी क्या किया, एक डाइस थ्रो करी। रिकॉर्ड द स्क्वायर द नंबर ऑफ द पेयर ऑन इट, और क्या किया, नंबर्स का स्क्वायर लिया। हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 36। तो 36 पाने का सबसे बेटर चांस किसका होगा। तो देखिए जयंती ने 2 डाइस थ्रो की थी, तो 2 डाइस के अंदर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आती है 1 1 1 2 ऐसे करके हुए, यहाँ पे 2 1 और एज इट इज नीचे। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो 36 नंबर फाइंड आउट करने का बेस्ट चांस फाइंड आउट करना है हमें। 36 देखिए इस तरीके से नंबर से कहाँ आता है, 4 की 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आता है, बट वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 तो हमारे डाइस के अंदर ही नहीं आता। 36 आने का सिर्फ एक ही पॉसिबल चांस है, 6,6। तो यहां से तो हमारे पास सिर्फ कितना चांस मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल चांस। फेवरेबल चांस कितने हैं, 1। और टोटल चांस डाइस के अंदर कितने होंगे, 2 बार डाइस फेंकी गई है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 36। तो जयंती के पास जो चांस है वो कितना है, 1/36। नेक्स्ट है, एक डाइस थ्रो की गई है और स्क्वायर फाइंड आउट करना है उस नंबर के ऊपर कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो 36 स्क्वायर भी कितने के ऊपर आता है, 1 के ऊपर ही आता है। तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 36 आएगा। और वो एक नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर की वैल्यू कितने आए, 36, वो कौन है, 6, क्योंकि 6 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ भी फेवरेबल नंबर कितने हैं, 1 ही है, 6। लेकिन टोटल नंबर कितने हैं, 6, क्योंकि उसने एक ही डाइस थ्रो की थी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1/6। हमें पता है 1/36, 1/6 से क्या है, स्मॉलर है। तो 1/36 इज स्मॉलर देन 1/6। तो जो पीहू है उसके पास क्या है, बेटर चांस है कितना फाइंड आउट करने का, 36 फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीजर इज चूजन। हमें एक इंटीजर चूज करना है बिटवीन 70 एंड 100। 100 और 70 के बीच का एक नंबर फाइंड आउट करना है। इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी इज दैट अ प्राइम नंबर, और वो नंबर क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और डिविजिबल बाय 7, और किससे डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ। प्राइम नंबर देखिए 70 और 100 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो है 70 और 100 के बीच में वो कितने हैं, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 30 सिंपल 6, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 6 ही होंगे। एक तो 71 होगा और इस तरीके से और भी नंबर आएंगे हमारे पास। फिर टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर इन दोनों के बीच के निकालने हो तो देखिए 70 और 100 के बीच में जब हम टोटल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो या तो उसमें 70 काउंट होता है या 100 काउंट होता है। हम दोनों में से सिर्फ एक ही नंबर काउंट कर सकते हैं, या 70 या 100। अगर 70 को काउंट करेंगे तो 100 को निकालना पड़ेगा, और 100 को काउंट करेंगे तो 70 को निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो 30 होते, लेकिन एक नंबर काउंट करने की वजह से कितने हो जाएगी, 29। तो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगी, 6/29 टोटल डिवाइडेड बाय फेवरेबल। फिर क्या निकालनी है,
प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल नंबर है, नंबर डिविजिबल बाय 7 वो कितने हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 29। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक लड़की है और उसके फादर है, वो एक जूस सेलर के पास जाते हैं और वहां जूस सेलर उन्हें क्या करता है, दो टाइप के गिलास ऑफर करता है, एक वो वाला गिलास जिसका जो बॉटम है वो हेमिस्फेरिकल है और एक वो वाला गिलास जिसका बॉटम क्या है, कॉनिकल है, यानी कि कॉन शेप का है। दोनों ग्लासेस की जो रेडियस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो कॉन है नीचे से उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि जो ईशा है उसने क्या फर्स्ट टाइप का ग्लास चूज किया, ये ग्लास किसने चूज किया, ईशा ने, और ये वाला उसका ग्लास, ये वाला ग्लास किसने चूज किया, फादर ने। तो कहता है किसके पास ज्यादा जूस आएगा ड्रिंक करने के लिए, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालनी है तो सिलेंडर की वॉल्यूम यहाँ से हम पूरी ग्लास की निकाल सकते हैं सिलेंडर की हेल्प से, लेकिन अंदर से हमें क्या रिमूव करना है, हेमिस्फीयर। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस उस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितना जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर रेडियस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई एच कितना है 10, हाइट की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 पावर बच जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 90 माइनस 22/7, 3 का स्क्वायर 9 और 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, यहाँ से 27/7 कॉमन ले लेंगे 22/7 और 90 में से 18 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 72। तो सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके यूं भी लिख सकते हैं, ये पाई की वैल्यू 22/7 तो ये कितना हो जाएगा 72 पाई। सेकेंड के अंदर उसका फादर ने चूज किया है, फादर ने चूज किया, उसके अंदर नीचे क्या है कॉनिकल शेप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन की जो वॉल्यूम है वो माइनस करनी पड़ेगी। तो जो सिलेंडर उसकी जो वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच माइनस कॉन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे जो एच है वो क्या है, पूरे ग्लास की हाइट है, वो कितनी है 10, और ये कॉन की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 1.5, तो दोनों हाइट अलग अलग है, तो एक कैपिटल एच और एक स्मॉल एच। पाई एज इट इज, क्योंकि हमने ऊपर वाले में भी पाई की वैल्यू नहीं पुट की, हमने रिड्यूस कर दिया था। आर का स्क्वायर क्यूब का 3 का स्क्वायर 9, एच हाइट कितनी है 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 माइनस 1/3 आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी है 1.5, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई इंटू 90 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1.5 के साथ करेंगे तो ये बच जाएगा 4.5 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 85.5। तो देखिए ये 72 पाई और ये 85.5 पाई, तो ग्रेटर कौन है, ये वाला है। तो जो ईशा के जो फादर हैं उनका जो गिलास है उसके अंदर क्या होगा, मच मोर जूस, यानी कि ज्यादा जूस आएगा एज कंपेयर टू ईशा के गिलास के। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर सी, इसके अंदर 27th क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है कि हमें 2 × √5 - 3 का एक इरेशनल नंबर है, जबकि गिवन क्या है कि √5 क्या है, इरेशनल। तो जो हमें गिवन है हम उसकी हेल्प लेंगे। तो हमें गिवन है √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमें प्रूव करना है कि 2 √5 - 3 क्या है, इरेशनल है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऑपोजिट मान के चलते हैं। हम लेट करते हैं 2 √5 - 3 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a/b फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे a एंड b दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और कैसे प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज रख लेते हैं। 2 √5 ये माइनस का 3 उस तरफ जाके किसका आ जाएगा, प्लस का, a/b + 3, यहाँ एलसीएम लेंगे b आ जाएगा a प्लस, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा 3b = 2 √5। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √5 = 2 उस तरफ जाके डिवाइड में a + 3b/2b। अब देखिए a और b दोनों इंटीजर थे,
को प्राइम नंबर है यानी कि इंटीजर है, और बी भी एक इंटीजर है। इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है? इंटीजर बाय इंटीजर। तो हमारे अकॉर्डिंग a प्लस 3b बाय 2b क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन ये किसके इक्वल है? √5 के। तो √5 भी कैसा नंबर है? रैशनल है, जबकि √5 एक्चुअल में कैसा है? इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया है वो क्या है? गलत है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है कि 2√5 माइनस 3 एक रैशनल नंबर नहीं, बल्कि कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट है। यहाँ पे मैं HCF और HCF दो नंबर्स का 144 और 180 का उसको एक्सप्रेस किया गया 13m-16 की फॉर्म में। तो कहता है m की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं? इसका इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लेते हैं और HCF को इसके इक्वल रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 180 को 144 से डिवाइड करते हैं। 144 वन सा 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, और 36 किसको डिवाइड करेगा? 144 को। और 36 जो 144 को क्या करता है? 4 के ऊपर कंप्लीट डिवाइड कर देता है 144। और हमें पता है जो लास्ट वाला नंबर, जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो HCF जो है वो कौन हो जाएगा? 36। अब हम 13m-16 को किस फॉर्म में लिखेंगे? 36, क्योंकि HCF इस फॉर्म में था और था कितना? 36। 16 यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, 13m इक्वल हो जाएगा 36 प्लस 16 ये हो जाएगा 52। 13m की वैल्यू 52 और m की वैल्यू आ जाएगी 52 डिवाइडेड बाय 13 एंड 13 4 सा 52। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP, अगर AP की पहली m टर्म्स का जो सम है वो इक्वल हो जाए फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, तो शो करना है m प्लस n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? 0। तो लेट करते हैं AP। तो लेट AP हमने लेट की और इस तरीके से लेट की कि A1 कौन है? A, यानी कि फर्स्ट टर्म कौन है? हमारे पास A है। m फर्स्ट m टर्म्स है यहाँ पे, और n फर्स्ट n टर्म्स है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। D लेट कर लेते हैं, कौन है? कॉमन डिफरेंस। तो हमें सम का फॉर्मूला पता है SM, फर्स्ट m टर्म्स का सम निकालेंगे तो हो जाएगा m/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस m-1, जितने टर्म्स है उसमें से 1 माइनस करेंगे, इंटू D, और फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालेंगे तो n/2, 2a प्लस n-1 इंटू D। हमें क्या करना है? इन दोनों को इक्वल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि m और n टर्म्स का जो सम है वो क्या है? सेम है। तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, तो m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जा यहाँ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a, m के मल्टीप्लाई होगी तो m, प्लस m के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो m इंटू m-1 इंटू d इक्वल n के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2a इंटू n, प्लस ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू n-1 इंटू d। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू d माइनस का 2an माइनस का n-1 इंटू d इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा? 0। तो अब हम क्या करेंगे? इन दो टर्म्स में से 2a कॉमन ले लेंगे, तो यहां बच जाएगा m-n, प्लस इन दोनों टर्म्स को में से d कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m² माइनस m माइनस का n² और माइनस माइनस प्लस का n इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 2a इंटू m-n प्लस d इंटू m² और माइनस का n², इन दोनों को इकट्ठे लिख लेंगे, m² माइनस n², माइनस का m है तो माइनस कॉमन लेते हैं, m में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो m प्लस का हो जाएगा, और n में से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का n इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2a इंटू m-n प्लस d, m² माइनस n², a² माइनस b², तो a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस m माइनस n इक्वल टू 0। m माइनस n और m माइनस n तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस n हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2a प्लस यहाँ बच जाएगा m
प्लस एन और माइनस का यहां से बच जाएगा 1, तो m प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 0। m माइनस एन यहां मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में जाएंगे, तो 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 0 के डिवाइड में कोई भी जाए क्या आ जाता है 0। अगर दोनों साइड हम m प्लस एन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो भी क्या हो जाता है 0। और ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान से देखिए, s ऑफ m प्लस एन यानी कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स का फॉर्मूला है। s ऑफ m प्लस एन क्या हो जाएगा m प्लस एन बाई 2, 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स कितना हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर में एक फिगर दी हुई है, फिगर को देखते हैं। सबसे पहले नीचे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है और उसके ऊपर क्या दिया गया एक ट्रायंगल। ट्रायंगल है ABE, रेक्टेंगल है BED और C। हमें गिवन है AB की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, BE की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, BC की जो वैल्यू वो है x माइनस वाई, एंड C और D की जो वैल्यू वो कितनी है x प्लस वाई। वो कहता है पैरामीटर जो है, टोटल जो पैरामीटर है AB प्लस AE प्लस BE प्लस BC प्लस ED और प्लस CD किसके इक्वल है 27 सेंटीमीटर के गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमें पता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल हुआ 7 सेंटीमीटर के, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब यहां से हम वैल्यू अप्लाई करनी स्टार्ट करेंगे। AB की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो AB हो गया 5 प्लस AE की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर 5, BE की वैल्यू 7 सेंटीमीटर प्लस 7, BC की वैल्यू x माइनस वाई, तो ये हो गया x माइनस वाई यानी कि x माइनस का y। उसके बाद E और D XY ED के इक्वल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा x माइनस का y। फिर CD है वो x प्लस आई, लेकिन किसके इक्वल है BE के, यानी कि BE से वैल्यू पुट करेंगे 7 इक्वल टू कौन है 27। तो एक xy है x माइनस वाई है और एक x माइनस वाई है, तो 2x माइनस का 2y इक्वल हो जाएगा 7 14 और 5 और 10 और 14 24 उस तरफ जाके माइनस होगा, तो 27 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 3। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन ये जो फिगर थी ये हमारे पास कंप्लीट थी, तो इस कंप्लीट फिगर के अंदर हम ये वाली चीज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिगर के अंदर उसने हमें मेंशन कर रखा है कि ABCD का एक पेंटागन है, और पेंटागन के अंदर सिर्फ ये बाहर की 5 साइड ही मेंशन होंगी, तो हम ये वाला 7 यूज नहीं करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगी 3x माइनस का y इक्वल टू 17। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एलिमिनेशन लगाएंगे, और एलिमिनेशन लगाने के बाद एक्स वाई की जो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है सिस्टमिक 2 इक्वेशंस दी हुई है, यानी कि 2 इक्वेशन दी हुई है, वहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन 21 बाय एक्स प्लस 47 बाय वाई इक्वल टू 110। सेकेंड इक्वेशन है 47x प्लस 21y इक्वल टू 162। सबसे पहले तो एक्स वाई क्या डिवाइड में है, तो डिवाइड में हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम लेट करेंगे 1 बाय एक्स की वैल्यू p और 1 बाय वाई को हम लेट कर देंगे q। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 21p प्लस 47q इक्वल टू 110। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 47p प्लस 21q इक्वल टू 162। दोनों साइड एलिमिनेशन लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए p वाले के पास 47 और यहाँ p वाले के पास 21, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस तरफ 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 47 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और 21 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन से करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे p का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन दोनों के साइन सेम है, इसलिए साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, p वाले से p वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 2209 में से 441 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1768 क्यू इक्वल टू
और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से भी आएगा 1768। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड इक्वल टू 1। अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया 21 पी प्लस 47 की 1 से मल्टीप्लाई तो 47 इक्वल टू 110। 21 पी इक्वल हो जाएगा 110 माइनस का 47। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 63। 21 पी इक्वल टू 63, तो हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 63 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो क्यू की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 3, लेकिन क्यू और पी किसके इक्वल है 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई के, यानी कि 1 बाय एक्स की वैल्यू पी यानी कि 3 और 1 बाय वाई की वैल्यू क्यू यानी कि 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और यहाँ से 3x इक्वल टू 1, 3x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय 3। तो ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 4 डिग्री की है तो जीरोस भी कितने होंगी 4 होंगी। उसमें से 2 जीरोस हमें दी गई है, बाकी की 2 जीरोस फाइंड आउट करनी है, यानी कि x की वैल्यू एक बार तो √5 और x की वैल्यू एक बार माइनस का √5 होगी। अगर इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो x माइनस √5 इक्वल टू 0, इसे राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो x प्लस √5 इक्वल टू 0। लेफ्ट की लेफ्ट मल्टीप्लाई और राइट की राइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 0 0 और x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 होगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 क्या है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर ये इस इक्वेशन का एक फैक्टर है तो इसको क्या कर सकता है, कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस का 15 डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 से। अंदर वाले के फर्स्ट टर्म को बाहर वाले की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, मतलब अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर ये और 2 पावर ये 4 और माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे माइनस का और ये प्लस का, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ऊपर बच जाएगा 4x क्यूब प्लस का 5 और माइनस का 2 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का 15, ये हमारे पास आ गया। अब इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 4x से मल्टीप्लाई तो 4x क्यूब 4 5 20 तो माइनस का 20x। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस के 4x क्यूब से माइनस का 4x क्यूब कट जाएगा और माइनस के 20 से प्लस का 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 15। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 5 15। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास कितना आ गया 0। यानी कि हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आई है जहां से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो क्या आई है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को क्या होना पड़ेगा 0। फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 3 को 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 1 को 0 रखेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -3 और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो जीरोज है वो क्या होंगी, एक हो गया हमारे पास प्लस का √5, एक माइनस का √5 और एक हो जाएगा माइनस का 3 और एक हो जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, सीमा और आदित्य 2 फ्रेंड्स हैं, वो काम करने के बाद अपने ऑफिस से, उनका ऑफिस दिल्ली में है और क्रिसमस के वेकेशंस के लिए अपने घर जाना चाहती हैं। सीमा जो है उसका टाउन है A और आदित्य का टाउन कौन है B। A और B जो टाउन है वो कनेक्ट किए जाते हैं किसी ट्रेन के द्वारा और किसी स्टेशन के ऊपर, एक सेम स्टेशन C के ऊपर दिल्ली के अंदर। तो सिचुएशन जो है ये हमारे आगे ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, वहां से देख के हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टेशन C है जिससे टाउन A भी कनेक्टेड है और टाउन B भी कनेक्टेड है। तो वो कहता है कि हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए स्टेशन C से टाउन A तक x का कोऑर्डिनेट -4 और x का कोऑर्डिनेट -1, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ये और 4 यूनिट ये, 5 यूनिट होगी। यानी कि टाउन A के लिए हमें कितना यूनिट चलना पड़ेगा, 5 यूनिट चलना पड़ेगा। लेकिन टाउन B के लिए देखें,
यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट ये और यहाँ पे माइनस का 4 कोऑर्डिनेट ये, तो 4 यूनिट यहाँ से और 4 यूनिट यहाँ से। तो टाउन बी के लिए हमें कितने यूनिट चलना पड़ेगा, 8 यूनिट। तो डिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ, आदित्य का, तो आदित्य को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। Siva and Aditi plan to meet at location D, situated at a point D, represented by the midpoint of the line joining the points represented by town A and town B. Find the coordinate of the point represented by the town D. वो कहता है A और B टाउन को जब हम मिला दें तो उनके बीच का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास कौन होगा, D होगा। जहां पे दोनों मीट करेंगी हमें D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने से पहले हम A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। पहले B के कोऑर्डिनेट देखें, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 2, तो ये 4,2। A के कोऑर्डिनेट देखें, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 7, तो ये 1,7। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1। D के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x1 प्लस x2/2, 9 प्लस 1 10, 10/2 यानी कि 5। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2, 7 प्लस 2 9/2, 9/2। तो ये हमारे D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय A एंड C। अब हमें क्या करना है, A, B और C के द्वारा जो ये ट्रायंगल बन रही है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। पहले हम C के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। C के कोऑर्डिनेट देखें, x कोऑर्डिनेट माइनस का 4, y कोऑर्डिनेट 4, तो ये हो गया माइनस का 4,4। तो A कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना था, 1,7। B के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 9,2, 4,2। सॉरी, इसका मतलब हमारा यहां से भी गलत हो गया। ये 4 था, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5/2। तो x का कोऑर्डिनेट 5/2 आना था। B के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4/2, 4,2 और C के कोऑर्डिनेट है माइनस का 4,4। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या हो सकता है, 1/2 मॉडुलस ऑफ x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट लिया है तो हम y पे जाएंगे, फर्स्ट वाले का ले लिया तो अब सेकंड की बारी आएगी 2 माइनस, फिर थर्ड वाले का 4, फिर हम साइन किस का लगाएंगे, माइनस का, साइन चेंज होगा। फिर B वाले का x कोऑर्डिनेट 4, B वाले का कोऑर्डिनेट ले लिया तो C के पास जाएंगे और x का ले लिया तो y के पास जाएंगे। तो यहाँ से 4 माइनस यहाँ से कौन आ जाएगा, 7, फिर प्लस का साइन। अब किसके पास जाएंगे, C के पास, माइनस का 4, x कोऑर्डिनेट लिया तो y के पास जाएंगे 7 माइनस 2, तो हो जाएगा 7 माइनस 2 मॉडुलस इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, माइनस के 2 के 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2। 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3 12, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12। 5 में से 2 माइनस होगा तो 7 में से 2 माइनस होगा तो 5, 5 के 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 20, तो हो जाएगा 1/2। 2 में से 12 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 और प्लस के 10 में से 20 माइनस होगा तो माइनस का 10। मॉडुलस हमेशा वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, तो 10/2 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट बोल देते हैं क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर के अंदर आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर में यहाँ साइन चेंज नहीं करना होता, तो ये साइन किस का रहेगा, प्लस का, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस का 14, माइनस के 14 में माइनस का 20 ऐड करेंगे तो माइनस का 34। साइन मॉडुलस से बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 34 डिवाइडेड बाय कौन आ जाएगा, 2 और कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, तो हो जाएगा 17 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू √3 है। हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहां से टेन और कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों साइड क्या करेंगे, सबसे पहले टेन की वैल्यू निकालने के लिए कॉस से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा। पर यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा हमारे पास, इसका मतलब हम कॉस से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉस डिवाइड में चला जाएगा तो हमें टेन और कॉट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वेयरिंग के अंदर कॉस और साइन के ऊपर फॉर्मूला होता है। तो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर यानी कि 3। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 3। 1 उस तरफ जाके माइनस का होगा तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 2। यहां से साइन थीटा
इनटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, फिर से 1 की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 की जगह वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर के नीचे जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर के नीचे जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक पावर कॉस से एक पावर कॉस कैंसिल आउट, साइन की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, यह बच जाएगा कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस साइन बाय कोस यानी कि टेन ऑफ थीटा और इक्वल टू किसके है 1। तो ये हमारा क्या है, प्रूफ है, जहां हमें प्रूफ करना था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, टेन 30 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोस स्क्वायर एक एंगल के अंदर जो सम होगा उसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोस को साइन में चेंज कर देंगे। ये कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, साइन में चेंज करने के लिए साइन स्क्वायर 90 माइनस एंगल करते हैं, एंगल कितना 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली 10 के अंदर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 10 को कोट में चेंज कर देंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कोट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है एंगल 30 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल है, प्लस यहां से कोट 30 की वैल्यू पुट करेंगे, कोट 30 की वैल्यू है √3 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई बाय कोस 60 की वैल्यू कौन हो जाएगी √3 माइनस कोसैक जीरो कितना होता है 1, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90, ये माइनस अंदर जाएगा तो 90 माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस थीटा, तो 45 प्लस थीटा बच जाएगा, यहाँ पे सॉरी प्लस का थीटा था, यहाँ पे ये प्लस का थीटा है तो ये प्लस का थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 10 60 प्लस थीटा हमारे पास एज इट इज है, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 90 माइनस 30 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा, तो 90 माइनस 30 यानी कि 60, तो जाएगा कॉट ऑफ 60 प्लस थीटा, प्लस में हमारे पास है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोट प्लस साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, 10 से कोट कैंसिल आउट होके 1, क्योंकि कोट क्या होता है 1/10 और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमारे पास टोटल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3। हमारे पास क्या है, साइड ऑफ राइट ट्रायंगुलर फील्ड, एक राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, इसकी जो साइड्स है वो गिवन है हमारे पास 25 हाइपोटेनस होगी 25, इसे बोल देंगे 24 और ये हो जाएगी 7। तीनों जो कॉर्नर्स है फील्ड के, वहां पे क्या है, काउ बफेलो और हॉर्स, वे क्या कर रहे हैं, बांधे गए हैं, एक यहाँ पे काउ, यहाँ पे हॉर्स और यहाँ पे बफेलो, और जो रोप है उनकी जो सेपरेटली विद अ रोप ऑफ 3.5 मीटर ईच टू गेज इन द फील्ड, और जो रोप है, जो रस्सी है जिससे उन्हें बांधा गया है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर और 3.5 मीटर, वो कितना, वो क्या करेंगे, इस यहाँ पे क्या करेंगे, गेज यानी कि ग्रास यानी कि घास चलेंगे, और घास चलने के बाद वो इतना एरिया इस ट्रायंगल का क्या कर जाएंगे, घास चढ़ जाएंगे, तो क्या करें, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो एरिया जहां पे जो एनिमल्स है वो घास नहीं चढ़ सकते, तो ये बच जाएगा। ये एरिया कब बचेगा, जब हम ये इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को टोटल ट्रायंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस की वैल्यू 24 और हाइट कितनी है 7, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 12 7 84, तो ये हमारे पास टोटल एरिया हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। एरिया जो वो चलेंगे वो कर जाएगा θ1 फर्स्ट एंगल जितना उन्होंने लिया डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या उसकी रोप की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी रेडियस, प्लस θ2 360 पाई आर स्क्वायर प्लस सेकेंड एंगल θ3 थर्ड एंगल डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 दोनों में कॉमन था, तो
1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ये क्या है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, जो कितना होता है 180। तो इसकी जगह आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करके हम क्या करेंगे, 84 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव कौन सा है। लेस देन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू आती है और फिर वैल्यूज क्या कर जाती है, इंक्रीज करने स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कर्व जो 1 है, जो स्मॉलर से ग्रेटर देन पे जा रही है, वो क्या है, लेस देन का कर्व है। और जो ऊपर से डाउन नीचे आ रहा है, यानी कि जिसमें सबसे पहले बड़ी वैल्यू है, लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आएगी, वो किसका होगा, मोर देन का ग्राफ होगा। फिर पूछ रखा है मीडियन। मीडियन जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन। ये दोनों ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा वो कौन होगा, 21। तो मीडियन भी हमारे पास कितनी होगी, 21। नेक्स्ट उसने पूछ रखा है मोड। उसने हमसे मोड निकालने के लिए पूछ रखा और मीन हमें दे दिया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम मीन और मीडियन की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मोड की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इन दोनों के अंदर हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जो कि सारी चीजें जो हमें बेसिक दी हुई है। बीसी साइड दी हुई है, एंगल बीसी का पता है, एंगल पी पता है, एंगल ए पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे। जो हमें पता हुआ है, बीसी पता हुआ है, तो यहाँ पे हम बीसी साइड लेंगे। फिर एंगल हमें कितना पता हुआ है, 30, बी की वैल्यू पता हुई है, तो बी के ऊपर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर हमें क्या पता हुआ है कि एंगल जो ए है वो कितना है, 105। फिर एंगल ऑफ ए अगर 105 है तो हम एंगल सी पता लगा सकते हैं। एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी माइनस का एंगल ए। तो वहां जो एंगल आएगा उस एंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, साइड्स जो एक नई ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसकी साइड जो वो 3/4 टाइम्स है इस ट्रायंगल की साइड के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस लाइन के 4 हिस्से करेंगे। फिर थर्ड हिस्से के ऊपर हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, और थर्ड हिस्से को मार्क करने के बाद यहाँ पे हम सेम एंगल ड्रॉ करेंगे जैसा एंगल हमारा ऊपर बना हुआ है, और उसके बाद हम इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से जो एंगल यहाँ बना हुआ है, सी के ऊपर जो एंगल बना हुआ है, सेम एंगल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, एक नई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जो ट्रायंगल क्या होगी, ऊपर वाली ट्रायंगल की हर साइड का 3/4 टाइम्स यानी कि इसके सिमिलर ट्रायंगल होगी। इसी तरीके से दूसरा है, हमें क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है एक सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एंड एन एंगल ऑफ 60, जो कि एक दूसरे के ऊपर 60 के एंगल के ऊपर क्या होंगी, इंक्लाइंड होंगी। कंस्ट्रक्शन आप खुद कर सकते हैं। ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके की कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, और वो क्या कहता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट हम पी लेंगे और उस पी से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36, वो हमारे पास थ्योरम है, हमारे 6 चैप्टर की, ट्रायंगल वाले चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है। इस थ्योरम को मैं आपको डिटेल में सिर्फ डेफिनेशन बता देती हूँ, प्रूफ आप बुक से कर सकते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये ए साइड, ये बी साइड और ये सी साइड है। वो कहता है एक साइड के पैरेलल मैं कोई लाइन खींचती हूं, इस थर्ड साइड के पैरेलल मैं एक लाइन खींचती हूं, वो जो लाइन है वो बची हुई 2 साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए वो इंटरसेक्शन का पॉइंट डी और ई है, तो वो जो डी और ई पॉइंट है, ये दोनों बची हुई साइड्स को क्या करेंगे, इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। तो क्या कर रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दूसरी बाकी साइड्स को क्या करे, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करे,
देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो बाकी की जो दोनों साइड्स हैं वो इन दो पॉइंट्स के द्वारा सेम रेशियो के अंदर क्या होंगी, डिवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रेन है वो कवर करती है टोटल डिस्टेंस कितना, 360। वो कहता है अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा कर दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 45 मिनट्स लेस देन फॉर द जर्नी। तो उसे कितना कम टाइम लगेगा, 48 मिनट्स का लगेगा। हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। हमारे पास टाइम दिया हुआ है तो हम इस टाइम का यूज करेंगे। डिस्टेंस तो कॉमन है दोनों के अंदर, स्पीड होना है उसने हमसे पूछी है तो स्पीड लेट कर लेते, हमारे पास कितनी है, x। डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर, और सेकेंड स्पीड जो है वो 5 ज्यादा हो जाएगी, यानी कि x + 5 है। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 48। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस 360 डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड x। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा। तो फर्स्ट वाली स्पीड के अंदर टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस का 360x इक्वल टू 48 इंटू एक्स प्लस 5। ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है। 360x प्लस 360 इंटू 5 माइनस का 360x इक्वल टू 48x प्लस एक्स स्क्वायर 48 इंटू 5x। 360x से 360x कैंसिल आउट। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वो जो आंसर है वो क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 45। तो जो स्पीड है वो कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यूज पता चल जाएंगी। सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये 1/x प्लस माइनस का 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। हम लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई x माइनस 2 माइनस का x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल आउट, माइनस का 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x। ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें x की वैल्यूज पता चल जाएंगी, और x की वैल्यूज जो होंगी ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पता लगानी पड़ेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास डी हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डी की जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारी डी की वैल्यूज यानी कि x की वैल्यूज पता हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। इसके अंदर क्या दिया हुआ, एक पेट्रोल टैंक है जो किस फॉर्म का है, फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कॉन का मतलब वो इस फॉर्म का है जिसके अंदर हाइट जो है इसकी वो कितनी है, 20। जो डायमीटर्स हैं अपर और लोअर एंड के वो है 20 और 50। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी होगी, 10, और अपर डायमीटर अगर 50 है तो रेडियस कितनी होगी, 25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल कैन बी फिल्ड विद द टैंक। वो कहते हैं हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है पेट्रोल का जो इस टैंक के अंदर कंप्लीटली फिल किया जाए, और जिसकी जो रेट है वो कितनी, ₹70 पर लीटर। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल पेट्रोल जो इस टैंक के अंदर फिल किया जा सकता है वो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर, फर्स्ट रेडियस का स्क्वायर, सेकेंड रेडियस का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 दोनों रेडियस की मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगी। फिर हमें क्या दिया हुआ, कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट 1 लीटर के लिए है तो 1 लीटर के लिए कॉस्ट हमारे पास ₹70। इतने लीटर्स के लिए कॉस्ट निकालनी है। मान लीजिए वैल्यू आ जाए कुछ भी आ जाए, x आ जाए, तो कॉस्ट ऑफ x लीटर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 70 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। टैंक का सरफेस एरिया निकालना है। टैंक का सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट L स्लांट हाइट हमें मिल जाएगी। तो हम क्या निकाल सकते हैं, टैंक का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टैंक का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हमें पता है सरफेस एरिया टैंक का कितना होता है, पाई इंटू L स्लांट हाइट इंटू R1 प्लस R2 दोनों रेडियस का सम। और अगर मैं स्लांट हाइट L निकालनी तो उसके पास हमारा फॉर्मूला होगा अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस
R2 माइनस R1 का स्क्वायर, जो बड़े वाली रेडियस उसमें से छोटे वाली रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या देगा, वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप के अंदर से। ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है और उसकी में स्पीड में पता है, स्पीड कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 15 किलोमीटर का। फिर उसने हमें कहा है कि डायमीटर जो है, डायमीटर कितना, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर कंप्लीट तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। फिर कहता है जो इस पाइप के अंदर से जो पानी निकल रहा है, वो जो पानी निकल रहा है उस पानी को कहाँ, एक क्यूबॉइडल टैंक के अंदर फिल किया जा रहा है। क्यूबॉइडल टैंक के बारे में हमें पता है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो 50 और 44, लेकिन वो कह रहा है कि जो क्यूबॉइडल टैंक है उसकी जो हाइट है वो कितनी कर दी जाए, 21 सेंटीमीटर। यानी कि उसकी हाइट को अगर 21 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा इस पानी को इसमें फिल करने के लिए। तो उस पानी को उसमें फिल करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से कितना पानी बाहर निकल रहा है। तो 1 घंटे के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है, 15 किलोमीटर, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि हमारी सारी यूनिट किस के अंदर है। क्यूबॉइडल की 2 मीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर है, ये किलोमीटर के अंदर, ये सेंटीमीटर के अंदर है। तो बेटर रहेगा कि हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो इसकी ये पाइप जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म की है, तो पाइप की जो वॉल्यूम निकलेगी वो क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइडल की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी, L लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में वो इतना ले रहा है तो टोटल हमें इतनी वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वॉल्यूम को, LBH की जो वॉल्यूम है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच से। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा इस टैंक को फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एक ग्राउंड के पॉइंट से जो कितना है, 60 डिग्री। ये ग्राउंड है, ये एक पॉइंट है और इस ग्राउंड से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। वो कहता है एक एरोप्लेन फ्लाइट करने के बाद 30 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना बन जाता है, 30 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कुछ देर के बाद उसका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, जब वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये एंगल 30 का और ये एंगल 60 का। वो कहता है उसकी जो हाइट है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये है उन दोनों का कांस्टेंट है 3000√3 मीटर, 3000√3 मीटर। वो कहता है यहां से लेके यहां तक पहुंचने से कितना टाइम लगा, 30 सेकंड का। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है स्पीड एरोप्लेन की। और देखिए यहां से यहां तक का हमारे पास टाइम है, अगर हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी पता चल जाए तो हम स्पीड निकाल देंगे। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। हम नाम दे देंगे इसको ABCD। अब देखिए ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले इस लेंथ में से ये छोटे वाले लेंथ माइनस करनी पड़ेगी। बड़े वाली लेंथ कहां से निकलेगी, इस ट्रायंगल से निकलेगी। जो हमें निकालना होता है वो ऊपर, हमारे पास गिवन हाइट है CB नीचे, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट और एंगल 30, कॉट 30 के ऊपर वैल्यू 30√3। OB बाई CB की वैल्यू है 3000√3 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OB इक्वल हो जाएगा 3000 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 की 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9000 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, और OA निकालना है। तो जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है, गिवन कौन है, DA नीचे, फिर से नीचे वाला बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट, और इस ट्रायंगल के एंगल कितना है, 60, तो हो जाएगा 60। OA इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/√3 और DA उस तरफ जाके मल्टीप्लाई की 3000 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल आउट और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 मीटर। हमें कितना क्या निकालना था, हमें ये निकालना था। तो इस कंप्लीट 9000 में से 3000 माइनस करेंगे तो AB की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 6000 मीटर। हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 6000 मीटर और टाइम कितना है 30 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 6 और 0 और 0, यानी कि स्पीड कितनी आएगी 200 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस और स्पीड टाइम किसमें, सेकेंड में, तो जो यूनिट होगी वही यूनिट लगाई जाएगी स्पीड की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम यहीं देख लेते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। इसमें क्या हुआ, डेली वेजेस दी हुई है, यानी कि डेली की जो सैलरी है वो दी हुई है, कितने वर्कर्स की दी हुई है, 110 वर्कर्स की दी हुई है।
और वो इस तरीके से है कि 100 से 120 के बीच में 10 वर्कर्स को मिलती है, 120 से 140 के बीच में 15 को मिलती है, ऐसे मिल रही है। वो फिर हमें क्या निकालना है, मीन डेली वेजेस निकालने हैं। मीन डेली वेजेस निकालने के लिए अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एक्स होगा, एक एफ आई होगा, और मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई। फिर जो मीन की वैल्यू होती है, इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे, एफ की एक्स से मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई। मीन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, समेशन एफ आई एक्स आई, जो एफ आई एक्स आई की जो टेबल आएगी इनका सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की जो टेबल है उनका सम। तो हमसे क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। फिर हमें क्या निकालना है, मॉडल, यानी कि मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 of f1 माइनस f2 माइनस f0 इनटू h हाइट। इससे में लोअर लिमिट कहां से पता चलेगी, हम क्या करेंगे, CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF का हाफ करेंगे तो हमारे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो टोटल n समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी उसको हाफ करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी उसे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हमें हमारी लोअर लिमिट कहां से लेनी है। फिर हम जहां पे हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ आई तो इससे एक ऊपर जाएंगे और वहां से जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फर्स्ट लिमिट है एल वो ली जाएगी। तो यहां से हम एल लेंगे, फिर एफ आई F1 F0 जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने क्या होगा, हमारा F1 होगा, उससे ऊपर F0, नीचे क्या होगा F2। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। और वैल्यूज आने के बाद H जो होती है डिफरेंस क्या है, डेली वेजेस के अंदर जो यहाँ डिफरेंस है, फर्स्ट 120 माइनस इसकी लोअर लिमिट 100, तो कितना आ जाएगा, H की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोड की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरीके से हमारा सैंपल पेपर 2020 का कंप्लीट होता है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, सीबीएसई के अंदर या किसी और बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।